नमस्ते। आज तारीख है 27 नवंबर 2025 और हमारे सामने आज के अखबारों से कुछ ऐसी सुर्खियां हैं जो पहली नज़र में शायद अलग अलग लगे। जी, लेकिन जब आप इन्हें जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। एक तरफ बाजार आसमान छू रहा है, अरबों डॉलर के नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो रहा है, तो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकार के बीच टकराव भी बढ़ रहा है। हाँ, तो आज हम इन्हीं सब खबरों की तह तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में ये जो तेजी आई है उसके पीछे की असली कहानी क्या है और इस तरक्की के साथ कौन सी नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत उस खबर से करते हैं जो सबकी जुबां पर है। शेयर बाजार। सेंसेक्स 1000 अंक उछलकर 85,609 पर और निफ्टी 26,000 के पार। अब रोज रोज के उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। क्या ये छलांग सच में इतनी बड़ी बात है या ये सिर्फ बाजार का एक और शोर शराबा है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। रोज के आंकड़ों में खो जाना आसान है, लेकिन यहाँ बात थोड़ी अलग है। अच्छा। ये उछाल किसी हवाई खबर पर नहीं, बल्कि जमीन पर हो रहे कुछ बहुत बड़े और ठोस ऐलानों पर टिका है। बाजार को भविष्य की एक मजबूत तस्वीर दिख रही है। और वो तस्वीर किस चीज से बनी है? वो तस्वीर डेटा, टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया से बनी है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ नंबर गेम नहीं, इसके पीछे असली निवेश है, जैसे रिलायंस का विशाखापट्टनम वाला ऐलान? जी बिल्कुल। 11 अरब डॉलर का निवेश, 1 गीगावाट का AI रेडी डेटा सेंटर पार्क। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आम भाषा में इसका मतलब क्या है? 1 गीगावाट कितनी पावर होती है? सोचने वाली बात है कि 1 गीगावाट बिजली एक छोटे शहर को रोशन करने के लिए काफी होती है। अरे वाह! और यहाँ ये सारी की सारी ऊर्जा सिर्फ डेटा को स्टोर, प्रोसेस और मैनेज करने में लगेगी। इसे AI रेडी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए जिस तरह की जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी, बिल्कुल ये पार्क उसके लिए तैयार होगा। ये सिर्फ एक बड़ी इमारत बनाने जैसा नहीं है, ये असल में भारत के डिजिटल भविष्य की नींव रखने जैसा है। तो हम एक डेटा विस्फोट के दौर में हैं। हाँ, 5G और AI की वजह से, और ये निवेश हमें उस विस्फोट को संभालने और उसका फायदा उठाने की क्षमता देगा। यानी हम सिर्फ डेटा इस्तेमाल करने वाले देश से डेटा को कंट्रोल करने वाले देश बनने की तरफ बढ़ रहे हैं? एक तरह से हाँ। और इसी मेक इन इंडिया वाली बात से मुझे एक और खबर याद आ रही है। हाँ, हैदराबाद में सैफ्रॉन की नई फैसिलिटी। हाँ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। जी, जो विमानों के इंजन की मरम्मत करेगी। हाँ, और ये खबर जितनी सीधी दिखती है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, कैसे? देखिए, भारतीय एयरलाइंस ने हाल ही में 1500 से ज्यादा नए विमानों का ऑर्डर दिया है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ, ये तो बड़ी खबर थी। तो इन सभी विमानों में LEEP जैसे आधुनिक इंजन लगते हैं। अब तक इन इंजनों के रख रखाव या मरम्मत का करीब 85% काम भारत के बाहर होता था। वो विदेशी MRO सुविधाएं यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएं तो हमारे आधे विमान जमीन पर खड़े रह जाएंगे। बिल्कुल। तो हैदराबाद की ये फैसिलिटी जो 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देगी, सिर्फ पैसा और समय नहीं बचाएगी, ये भारत की एविएशन इंडस्ट्री को एक रणनीतिक मजबूती देगी। जी, एक तरह की आत्मनिर्भरता। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत अहम है। तो एक तरफ बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, अपनी क्षमताएं बढ़ा रही हैं, लेकिन एक और दिलचस्प ट्रेंड दिख रहा है जो थोड़ा पर्दे के पीछे है। आप लॉ फर्म्स की बात कर रहे हैं? हाँ, छोटी और मध्यम आकार की लॉ फर्म में आपस में विलय कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक ऐसा बदलाव है जो दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अंदर से कितनी बदल रही है और परिपक्व हो रही है। मतलब जैसे जैसे रिलायंस और सैफ्रॉन जैसी बड़ी वैश्विक डील्स हो रही है, उन्हें संभालने के लिए कानूनी ढांचा भी उतना ही मजबूत चाहिए। अच्छा। सीमा पार के सौदे, विलय, अधिग्रहण, इन सब में बहुत जटिल कानूनी दांवपेच होते हैं। ठीक कहा। छोटी लॉ फर्मों के पास हर क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए वे मिलकर एक बड़ी, ज्यादा शक्तिशाली और विशेषज्ञ फर्म बना रही हैं जो इन बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सेवा दे सके। लेकिन क्या इसका एक साइड इफेक्ट ये नहीं होगा कि अच्छी कानूनी सलाह सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए रह जाएगी? क्या ये बाजार कुछ बड़ी फर्मों के हाथ में सिमट जाएगा और छोटे क्लाइंट्स के लिए महंगा हो जाएगा? ये एक वाजिब चिंता है और इस पर नजर रखनी होगी। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि विशेषज्ञ सलाह महंगी हो, लेकिन लंबे समय में जब ऐसी कई बड़ी फर्में बन जाएंगी तो उनमें प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। हाँ, जिससे शायद कीमतों में स्थिरता आए। लेकिन ये बदलाव निश्चित रूप से
कानूनी पेशे के पूरे परिदृश्य को बदल रहा है। तो ये तो हुई विकास की कहानी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, तेजी से विकास अपने साथ कुछ टकराव और मुश्किलें भी लाता है। और ऐसा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर इसका सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। बिल्कुल। एक तरफ हम AI रेडी डेटा सेंटर बना रहे हैं और दूसरी तरफ ऑनलाइन गेमिंग कंपनी विंजो के संस्थापकों को ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। और ये मामला अकेला नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी से जुड़ी दूसरी खबर यह है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने नए ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 का बचाव कर रही है। और सरकार का तर्क बहुत गंभीर है। हाँ, वो कह रही है कि इस सेक्टर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और यहाँ तक कि आतंकी फंडिंग के लिए भी हो रहा है। तो ये एक क्लासिक उदाहरण है कि जब कोई सेक्टर बहुत तेजी से और बिना नियमों के बढ़ता है तो सरकार को मजबूरन सख्ती से दखल देना पड़ता है। जी। और ये टकराव सिर्फ भारतीय कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। एप्पल जैसी ग्लोबल दिग्गज भी भारतीय नियामकों से भिड़ रही है। हाँ, उन्होंने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। और ये मामला ऐप स्टोर की नीतियों से जुड़ा है। जी, अपनी मनमानी करने और डेवलपर्स से ज्यादा कमीशन लेने के आरोपों से जुड़ा है। तो अगर आप इन तीनों घटनाओं, विंजो, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट और एप्पल वर्सेस CCI को एक साथ देखें तो एक ही कहानी सामने आती है कि भारत का डिजिटल बाजार अब इतना बड़ा और महत्वपूर्ण हो गया है कि इसे अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। इनोवेशन और सरकारी निगरानी के बीच एक बड़ी और जरूरी लड़ाई है। तो ये तो साफ है कि जैसे जैसे भारत का बाजार बड़ा हो रहा है, सरकार की भूमिका और नियम कानून भी सख्त हो रहे हैं। और ये सिर्फ टेक सेक्टर में नहीं है। हाँ, सरकार रणनीतिक रूप से दूसरे क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव कर रही है, जैसे चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कैबिनेट का हालिया फैसला। सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के उत्पादन के लिए 7,300 करोड़ रुपए की एक योजना को मंजूरी दी है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स, ये नाम सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। ये क्या चीज है और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये कोई साधारण चुंबक नहीं है जो हम फ्रिज पर लगाते हैं। ये बहुत छोटे लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। अच्छा। आपके स्मार्टफोन की वाइब्रेशन मोटर से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ड्रोन, विंड टर्बाइन और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम तक हर आधुनिक चीज में यही मैग्नेट्स लगते हैं। तो इनके नाम में रेयर अर्थ क्यों है? क्या ये मिलते नहीं आसानी से? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये धरती पर मिलते नहीं, बल्कि इन्हें चट्टानों से निकालना और शुद्ध करना एक बेहद जटिल और प्रदूषण फैलाने वाली प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया पर आज लगभग पूरी तरह से चीन का दबदबा है। बिल्कुल। मतलब हमारी सप्लाई चेन एक ही देश के हाथ में है, जो एक बड़ा खतरा है। तो ये योजना उसी खतरे को कम करने के लिए। जी, ये भारत के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है, जिससे हम न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए एक महत्वपूर्ण सप्लाई चेन का हिस्सा भी बन सकेंगे। सरकार की एक और बड़ी पहल शिक्षा के क्षेत्र में दिख रही है। खबर है कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बिल संसद के शीतकालीन सत्र में आ सकता है। हाँ, एक सिंगल रेगुलेटर बनाने की बात हो रही है। ये दशकों से लंबित एक बहुत बड़ा सुधार है ना? जी बिल्कुल। अभी हमारे पास UGC, AICTE जैसे कई अलग-अलग नियामक निकाय हैं जो अक्सर अलग-अलग नियमों और दिशा निर्देशों के साथ काम करते हैं। तो इस बिल का मकसद इन सबको मिला के एक शक्तिशाली भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बनाना है। हाँ, सोचिए, एक ही संस्था जो कॉलेजों को मान्यता देने से लेकर उनके लिए मानक तय करने और फंडिंग तक सब कुछ देखेगी। तो इससे उम्मीद है कि नौकरशाही कम होगी और फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। उम्मीद तो यही है। पूछिए, क्या एक ही संस्था पर इतनी सारी जिम्मेदारी डालना सही होगा? क्या इससे एक नई और ज्यादा शक्तिशाली नौकरशाही का जन्म नहीं होगा? ये बहुत अहम सवाल है। आलोचकों की यही चिंता है कि कहीं ये अति केंद्रीकरण को बढ़ावा न दे और विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता कम ना कर दे। और इसमें मेडिकल और लॉ कॉलेजों को बाहर क्यों रखा गया है? क्योंकि उनकी अपनी विशेष नियामक संस्थाएं हैं, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और उनकी विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें फिलहाल इस दायरे से बाहर रखा गया है। तो इस बिल पर संसद में बहुत बहस होने की उम्मीद है। जाहिर है, लेकिन ये साफ है कि सरकार उच्च शिक्षा के ठर्रे को पूरी तरह बदलना चाहती है। नीतियों की बात चल रही है तो पर्यावरण और समाज से जुड़ी कुछ और अहम खबरें भी हैं। उत्तराखंड में सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष में होने वाली मौत पर मुआवजा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। ये एक संवेदनशील और जरूरी कदम है। जी, पहाड़ी राज्यों में ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जहां इंसानी बस्तियां जंगलों के करीब आ गई हैं। और इसी से जुड़ी एक और खबर गोवा से है।
हाँ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति ने गोवा में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की सिफारिश की है। ये भी विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधने की एक कोशिश है। और इन सब के बीच भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान घोषित कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। 2010 में दिल्ली के बाद यानी 2 दशक बाद ये खेल भारत में लौट रहे हैं। ये न केवल देश की खेल साख को बढ़ाएगा बल्कि अहमदाबाद के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक जबरदस्त बूस्ट साबित होगा। बिल्कुल, एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी किसी भी शहर को सालों आगे ले जाती है। अब कुछ ऐसी चुनिंदा खबरें जो हमें दुनिया से जोड़ती हैं और एक खबर तो दुनिया के बाहर से भी है। हाँ, शुरुआत मंगल ग्रह से करते हैं। ये सच में कमाल की खबर है। बताइए। मंगल पर मौजूद एक 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर यानी गड्ढे का नाम भारत के एक महान भूविज्ञानी MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है। अरे वाह! और ये फैसला इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने लिया है, जो ऐसी चीजों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। मतलब करोड़ों साल बाद भी जब शायद इंसान मंगल पर बस्तियां बसा चुके होंगे, तब भी एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम वहां एक भौगोलिक पहचान के रूप में मौजूद रहेगा। बिल्कुल, ये विज्ञान की अमरता है। सही कहा। अब वापस पृथ्वी पर आते हैं, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। हाँ, वहाँ जेनजी प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर हैं। वे प्रधानमंत्री के निजी सचिव पर भाई भतीजावाद का आरोप लगा रहे हैं। जी, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को अहम पदों पर नियुक्त कर दिया है। अब युवा उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये दिलचस्प है कि ये विरोध प्रदर्शन युवाओं के नेतृत्व में हो रहा है। हाँ, और ये दक्षिण एशिया में एक नया पैटर्न दिखा रहा है, जहाँ युवा पीढ़ी अब चुपचाप सब कुछ स्वीकार नहीं कर रही है। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके संगठित हो रहे हैं और पारंपरिक राजनीति को चुनौती दे रहे हैं। और आखिर में एक वैश्विक ट्रेंड की बात करते हैं, जो हम सबके जीवन को प्रभावित कर रहा है या करने वाला है। आप शहरीकरण की बात कर रहे हैं? जी, पूरी दुनिया बहुत तेजी से शहरी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक दुनिया की लगभग 83% आबादी शहरों में रह रही होगी। 83%? हाँ, आज की तारीख में भी दुनिया की सिर्फ 19% आबादी ही ऐसी है जो पूरी तरह से ग्रामीण इलाकों में रहती है। बाकी सब या तो शहरों में है या शहर जैसी सुविधाओं वाले कस्बों में। ये मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जी, जो शिक्षा, रोजगार, परिवार और जीवन शैली हर चीज को बदल रहा है। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो एक तरफ टेक्नोलॉजी और डेटा भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे रहे हैं, और सरकार आत्मनिर्भरता और नियमों को लेकर सख्त हो रही है, और पूरी दुनिया गांव को छोड़कर शहरों की ओर भाग रही है। बिल्कुल, हर खबर एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। चाहे वो हैदराबाद में बनता एयरक्राफ्ट इंजन हो या मंगल पर एक भारतीय नाम का क्रेटर, हर जगह एक नए भारत की छाप दिख रही है। लेकिन साथ ही विंजो और एप्पल जैसे मामले ये भी याद दिलाते हैं कि इस रास्ते में अभी कई कानूनी और नैतिक सवालों के जवाब ढूंढने बाकी हैं। सही बात है। इन सभी बदलावों को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल आता है। जिस तरह AI, डेटा सेंटर्स और ऑटोमेशन का दौर आ रहा है और शहरी जीवन ही भविष्य की हकीकत बनता जा रहा है, ऐसे में 2035 के भारत में अगर किसी को सफल होना है तो उसके लिए सबसे जरूरी स्किल या कौशल क्या होगा? बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या वो कोडिंग या डेटा साइंस जैसी कोई तकनीकी विशेषज्ञता होगी, या फिर बदलते हालात में खुद को ढालने की क्षमता, या फिर कुछ और है? सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है।